नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 911 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम पहली क्लास आपकी करा चुके हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज ही क्लास में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो एग्जाम में आने लायक है। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम फोकस करें, तो आप भी उन्हीं क्वेश्चनों को देखें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना देखें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पढ़ें क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। 911 यानी कि विज्ञान शिक्षण आपकी सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। ये द्वितीय वर्ष वालों की सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है। काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने साइंस लिए यानी विज्ञान शिक्षण लिए उनकी ये सब्जेक्ट है। कोड आपका 911 है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। क्लियर। सेकेंड ईयर वाले हैं, द्वितीय वर्ष वालों की है ये सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ये आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में आने लायक है, नहीं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सभी जगह शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं आपके यार दोस्त हैं सबको शेयर करो, और जितने बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो, और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री तूफान की उत्पत्ति के कारण बताइए। जो समुद्र में जो तूफान आता है उसकी उत्पत्ति के कारण है, वो आपको बताने की उत्पत्ति कैसे होती है तूफानों की, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे समुद्री तूफान के बारे में थोड़ा बहुत आप लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है समुद्री तूफान, समुद्र के ऊपर बनने वाला तेज हवा और बारिश वाला तूफान होता है, ठीक है। समुद्री तूफान क्या होता है? समुद्र के ऊपर बनने वाला तेज हवा और बारिश वाला तूफान होता है, ठीक है। क्लियर। अब इसके जो मुख्य कारण हैं तूफान के वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके देखें। समुद्र का अधिक तापमान, सबसे पहला कारण क्या होता है तूफान लाने का? समुद्र का अधिक तापमान। इसमें क्या होता है, गर्म पानी हवा को ऊपर उठाता है और दबाव कम करता है, ठीक है। इस वजह से तूफान आता है समुद्र में। दूसरा देखेंगे कम वायु दाब का क्षेत्र, जब हवा का दबाव कम होता है तो तेज हवाएं उस जगह की ओर चलती हैं, ठीक है, उस जगह की ओर चलती है। और तीसरा देखेंगे जल वाष्प की अधिकता मात्रा, ठीक है, जल वाष्प की अधिक मात्रा, ज़्यादा नमी से बादल और तूफान बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा नमी से क्या होता है, बादल और तूफान बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या कारण है इसका, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, इससे हवा घूमने लगती है और चक्रवात बनता है, ठीक है। तो एक ये भी कारण हो जाएगा आपका तूफान आने का समुद्र में। और सरल भाषा में समझें, गर्म समुद्र, कम दबाव, नमी, ये सभी क्या है समुद्र तूफान के कारण है, ठीक है। इन्हीं वजह से समुद्र में क्या आते हैं, तूफान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि विकास। कृषि विकास के किन्हीं 3 कार्यक्रमों का वर्णन करना है। तो आप सबसे पहले कृषि विकास के बारे में थोड़ा सा लिखें। कृषि विकास कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने और खेती सुधारने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कृषि विकास किस लिए बनाए जाते हैं? जो कृषि विकास कार्यक्रम होते हैं वो किसानों की आय और खेती सुधारने के लिए बनाए जाते हैं। इसके जो मुख्य प्रकार है, मुख्य कार्यक्रम वो 3 हैं। यहाँ पे 3 मुख्य प्रमुख कार्यक्रम देखेंगे जो 3 पूछे गए हैं क्वेश्चन में। पहला है हरित क्रांति कार्यक्रम, ठीक है। हरित क्रांति कार्यक्रम इसमें आप लिख सकते हैं उन्नत बीज, खाद और सिंचाई से उत्पादन बढ़ती है, ठीक है, उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा आप देखें सिंचाई विकास कार्यक्रम, इसमें नहर, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं देना, आप ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, किसानों की नई तकनीक और आधुनिक खेती सिखाना, ठीक है। कृषि प्रशिक्षण में क्या होता है, किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती सिखाना होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसान को नई किस्म की बीज और मशीन का उपयोग सिखाना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं पहले लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपके 8 पेपर होंगे, तो 8 पेपर में से किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछा जाएगा आगमन किसे कहते हैं, आगमन की परिभाषा लिखिए, निगमन वगैरह। तो इसमें अंतर, और ये अलग होता है, ये भी अलग होता है, और दोनों में अंतर भी लिखना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में देखेंगे आगमन विधि होती क्या है, ठीक है। तो आगमन विधि में आप लिख सकते हैं विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाए जाते हैं। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। छात्र खुद खोज करके सीखता है। जो आगमन विधि होती है इसमें छात्र को स्वयं ही खोज करनी होती है, उसके बाद सीखता है, ठीक है।
समझ ज़्यादा गहरी होती है। इसमें क्या है, वो खुद खोज करेगा तो समझ गहरी होगी, पूरा लग जाएगा इसमें, तो इसकी क्या होगी, बच्चे की समझ गहरी होगी आगमन विधि में, ठीक है। और समय थोड़ा अधिक लगता है, खुद स्वयं खोज करेगा किसी भी तथ्य की तो समय ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। तो आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है। उदाहरण में देखें, लोहे तांबे चांदी को गर्म किया, सब फैलते हैं, ठीक है, बिल्कुल फैलेंगे ही, क्योंकि जब आप लोहे या चांदी और तांबे आदि को पदार्थों को गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा ही, वो सब फैलते हैं ना। उसके बाद निष्कर्ष यानी सभी धातुएं गर्म होने पर क्या होती हैं, फैलती हैं, ठीक है। चलिए निगमन विधि देखते हैं। अभी हमने आगमन विधि देखी थी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। निगमन और आगमन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब यहाँ पे निगमन विधि की बात करें, आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इसमें से कि आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर बताइए, आगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सामान्य नियम से विशेष उदाहरणों से समझाते हैं, ठीक है, समझते हैं। सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर जाते हैं। इसमें पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक है, विपरीत है, यानी कि आगमन में हम पहले उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे, अब इसमें पहले नियम है फिर उदाहरण है, ठीक है। उसमें क्या था, पहले उदाहरण था और फिर उसके बाद नियम था, ठीक है। शिक्षक पहले सिद्धांत बनाता है, इसमें शिक्षक जिस शिक्षक आधारित होती है निगमन, वो छात्र आधारित होती है, ठीक है। और जल्दी पढ़ाया जा सकता है इस विधि में, और छात्र कम सक्रिय रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है इसमें। तो यहाँ पे नियम देखें, धातु गर्म होने पर क्या है, फैलती है, ठीक है। लोहे को गर्म करेंगे वह फैलेगा। क्लियर, ये उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने क्लास को क्या लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक ही नहीं किया है क्लास को, ठीक है। लाइक करो यार, लाइक वाला बटन दबाओ, क्या जाता है लाइक वाले बटन दबाने में, ठीक है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लास तो देख ही रहे हैं, साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे मैं आपको नंबर नोट करा रहा हूँ 72 40 28 72 81, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप नोट्स पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा आपका, अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि क्लास तो आप देख ही रहे हैं, क्लास के साथ साथ नोट्स भी आप पढ़ लेंगे 1-2 बार, क्योंकि क्लास इतने अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे। क्लास में आप बस पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स स्वयं पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट साल है तो आप अच्छे से नोट्स वगैरह परचेस करके अच्छी तैयारी कर लें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्यान विधि से क्या अभिप्राय है। व्याख्यान विधि होती क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो व्याख्यान विधि से क्या अभिप्राय है, तो व्याख्यान विधि के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा अर्थ जब समझेंगे व्याख्यान विधि का, ठीक है, अच्छे से, फिर उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहले अर्थ देखते हैं व्याख्यान विधि क्या होती है। तो व्याख्यान विधि वह शिक्षण तरीका है, व्याख्यान विधि वह शिक्षण तरीका है जिससे शिक्षक बोलकर विषय समझाता है और छात्र सुनकर सीखता है। व्याख्यान विधि क्या होती है, जिसमें क्या करता है, शिक्षक बोलता है, ठीक है, बोलकर स्टूडेंट अपनी क्लास में बोलकर बच्चों को पढ़ाता है, और जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या है, सुनकर सीखते हैं, ठीक है। शिक्षक बोलकर समझाता है क्लास में और छात्र सुनकर सीखते हैं। ये क्या है, व्याख्यान विधि का, व्याख्यान विधि एक शिक्षण तरीका होता है पढ़ाने का, यानी ये विधि है एक पढ़ाने की, ठीक है। व्याख्यान क्या है, एक विधि है जो बोलकर पढ़ाई जाती है और बच्चे सुनकर इसे सीखते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें। विशेषताओं में आप देखें, शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, शिक्षक रहता है, ठीक है। शिक्षक इसमें मुख्य भूमिका में रहता है। एक साथ पूरी कक्षा को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि ये बोलकर पढ़ाई जाती है, आप बोलकर कुछ भी समझा सकते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसमें समय तो कम ही लगेगा और एक साथ पूरी क्लास को आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं बोल रहे हैं, बच्चे तो सुनेंगे ही, और ये शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है, क्योंकि ओनली शिक्षक इसमें बोलता है, ठीक है, बच्चे इसमें सुनते हैं। तो ये आप इसकी विशेषताएँ लिख सकते हैं। अब इसके लाभ की बात करें, व्याख्यान विधि के लाभ, तो लाभ में भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है तो समय की बचत होती है। आप अगर बोल कर पढ़ाएंगे बिना लिखे कुछ किए तो आप समय की बचत करेंगे, इसमें जल्दी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। समय की बचत होगी, विषय स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है। आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर समझा सकते हैं, मतलब बोलकर समझा सकते हैं, तो विषय स्पष्ट तरीके से इस विधि में क्या है, समझाया जा सकता है। तो एक तो लाभ हो जाएगा, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप 100 बच्चे हैं मान लीजिए,
तो 100 बच्चों को आप एक एक करके कैसे पढ़ाएंगे ना, पार्ट वैसे पढ़ा सकते हैं, बुक्स वगैरह आते या कापी वगैरह दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप इसमें 100 बच्चों को एक साथ बोलकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि में आप बोलकर या माइक वाइक लगा कर आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कमियों के बारे में बात करें, लाभ देख लिए हमने, विशेषताएं देख ली, अब इसकी कमी देखेंगे। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र क्या इसमें निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि छात्र ओनली सुनते हैं, कोई एक्टिविटी करते नहीं है। ठीक है, ध्यान भटक सकता है। हाँ, छात्र थोड़े बोरिंग महसूस करते हैं, क्योंकि टीचर इसमें बोलता है, व्याख्यान करता है, तो छात्र क्या इसमें ध्यान भटक जाता है, उधर उधर देखने लगते हैं, फोकस हट जाता है उनका टीचर से। ठीक है, व्यवहारिक सीख कम मिलती है इसमें, क्योंकि छात्र ओनली सीखता है, टीचर इसमें बोलकर पढ़ाता है, तो व्यवहारिक सीख क्या है, बहुत कम मिलती है इसमें। ठीक है, व्यवहारिक सीख नहीं मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षक इतिहास का पाठ कहानी की तरह समझाए, यही व्याख्यान विधि है। ठीक है, क्लियर। जैसे आप लोग 11th 12th करके आएंगे कि कई बच्चों ने आर्ट वगैरह लिया होगा, तो वहाँ पे क्या इतिहास कैसे शिक्षक बैठ जाता है आराम से कुर्सी पे, यहाँ खड़ा हो जाता है, ओनली कहानी की तरह समझाता है आपको, आप ओनली सुनते हैं, शिक्षक बोलता है। इसमें ब्लैक बोर्ड पे कोई भी पेन नहीं चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मैथ नहीं है। ठीक है, मैथ नहीं है, तो यही आपकी क्या है, व्याख्यान विधि। अगर मैथ पढ़ाओगे तो बोर्ड पे चलेगा, व्याख्यान विधि में मैथ काम नहीं आता है। ठीक है, व्याख्यान विधि में आप कहानी की तरह समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली बोला जाता है, तो शिक्षक इतिहास का पाठ कहानी की तरह समझाता है, यही क्या है, व्याख्यान विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लाइक करो भाई यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके, लाइक आपने क्लास को किया नहीं है यार, आप लाइक नहीं करोगे तो हमें मज़ा भी नहीं आएगा, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको, बताइए। आप थोड़ा लाइक करें क्लास को, हमें भी लगेगा कि आप लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो अभी तक, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट भी कर दें आप हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको समझें। ठीक है, थोड़ा पढ़ाने का तरीका आपको समझ नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आप नोट्स परचेस कर लें, नोट्स पढ़ लें। ठीक है, नहीं किसी को समझ आ रहा है हमारा तरीका पढ़ाने का, तो आप नोट्स परचेस कर लें। नोट्स में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, सरल और ईजी भाषा में हमने नोट्स लिखे गए हैं, आपको समझ आ जाएंगे एक ही बार में पढ़ के। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यह संबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत क्या है। इसमें पूछ रहा है सहसंबंध का सिद्धांत क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सहसंबंध सिद्धांत के आपको प्रकार बताने, पहले हम समझेंगे ये सहसंबंध होता क्या है। ठीक है, सहसंबंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत समझेंगे पहले, सहसंबंध का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सहसंबंध का सिद्धांत पहली बार सुन रहे होंगे नाम। अगर ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत बताता है कि दो चीज़ों या विषयों के बीच आपसी संबंध होता है और उन्हें जोड़कर पढ़ाने से समझ बेहतर होती है। ठीक है, तो ये आपका सहसंबंध हो जाएगा, यानी दो चीज़ें या दो सब्जेक्ट को आप एक दूसरे से जोड़कर रिलेटेड पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, पढ़ाने में क्या होती है, समझ बेहतर होती है, आप अच्छे से समझा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, आसान शब्दों में समझें, जब एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर समझाया जाए, यह तरीका सहसंबंध होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसे दूसरी सब्जेक्ट के अनुसार या उसे समझकर या उसे जोड़कर आप समझाते हैं बच्चों को, तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो यही तरीका होता है जो ये सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ के आगे बढ़ने के लिए, यानी एक दूसरे से सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाने का जो तरीका होता है उसे सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसके जैसे मैं यहाँ पे भूगोल उदाहरण के तौर पर आप समझे, सहसंबंध का उदाहरण देखें, भूगोल में वर्षा पढ़ाते समय विज्ञान का जल चक्र समझाना। ठीक है, भूगोल में वर्षा पढ़ाते समय, यानी आप भूगोल में वर्षा के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पे आप उसी समय क्या करेंगे, विज्ञान का जल चक्र भी समझा सकते हैं। तो एक दूसरे सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड जैसे मिलते जुलते पार्ट हों या मिलती जुलती जो भी लेसन है, आप उन्हें समझा सकते हैं एक दूसरे से जोड़ के, तो यही क्या आपका हो जाएगा, सहसंबंध हो जाएगा। ठीक है, सहसंबंध, ये आपका क्या हो जाएगा, सहसंबंध हो जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रकार देखेंगे, सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सहसंबंध का जो पहला प्रकार हो जाएगा आपका आंतरिक सहसंबंध। आंतरिक सहसंबंध इसमें होगा एक ही विषय के अलग अध्यायों का संबंध, एक ही विषय के अलग अध्यायों का संबंध। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप, गणित में जोड़ और घटाव। ठीक है, और दूसरा प्रकार हो जाएगा बाह्य सहसंबंध, बाह्य यानी अलग अलग विषयों का संबंध, जैसे विज्ञान प्लस भूगोल। ठीक है,
जैसे आपको समझ आ रहा है प्रकार के बारे में। आंतरिक यानी कि एक ही सब्जेक्ट है आपके पास, एक ही सब्जेक्ट में आप गणित, जैसे गणित की सब्जेक्ट है तो उसमें आप जोड़ भी पढ़ा सकते हैं और घटाव भी पढ़ा सकते हैं एक दूसरे से जोड़ के, ठीक है। तो ये आंतरिक सहसंबंध हो जाएगा, मतलब एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। और बाह्य संबंध में यानी अलग अलग दो सब्जेक्ट को जोड़कर एक ही चीज़ को पढ़ाना। जैसे भूगोल, जैसे भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, भूगोल में आप वर्षा पढ़ा रहे हैं और विज्ञान में आप जल चक्कर को लेकर एक ही साथ समझा देते हैं, ठीक है। जैसे दो सब्जेक्ट अलग अलग हो गई तो ये बाहर सहसंबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, स्वाभाविक सहसंबंध। स्वाभाविक सहसंबंध इसमें हो जाएगा आपका जल संबंध। जब संबंध स्वतः स्पष्ट हो, जब संबंध स्वतः स्पष्ट हो तो ये क्या हो जाएगा, स्वाभाविक संबंध हो जाएगा। जैसे पौधों का अध्ययन करते समय पर्यावरण की चर्चा करना, ठीक है। आप पौधे का अध्ययन कर रहे हैं और वहीं पे क्या है, पर्यावरण की चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सहसंबंध हो जाएगा, ठीक है। योजनाबद्ध सहसंबंध। योजनाबद्ध, शिक्षक पहले से योजना बनाकर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, योजना सहसंबंध में क्या होता है, शिक्षक जो पहले से योजना बनाकर संबंध स्थापित करे वो क्या हो जाएगा, योजना सहसंबंध हो जाएगा, ठीक है। जैसे पाठ्य योजना में दूसरे विषय जोड़ना, ठीक है। पाठ्य योजना में क्या करना, दूसरे विषय जोड़ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप है, वर्णन कीजिए। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। विज्ञान मानव जीवन को आसान बनाने वाला ज्ञान है। विज्ञान क्या है, मानव जीवन को आसान बनाने वाला ज्ञान है। यह वरदान भी है और अभिशाप भी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। विज्ञान क्या है साथियों, विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको उपयोग करते हैं, किस तरीके से आप इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है आपकी। तो ये मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, अच्छे से समझेंगे आप इसे। विज्ञान मानव जीवन की आसान बनाने वाला ज्ञान है। विज्ञान मानव जीवन को आसान बनाने वाला क्या है, ज्ञान है। यह वरदान भी है और अभिशाप भी है, ठीक है। ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं तो यही बात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब विज्ञान वरदान क्यों समझेंगे थोड़ा, ठीक है। विज्ञान वरदान क्यों है, आपको ये समझना है कि विज्ञान वरदान क्यों है, ठीक है। तो हम ये समझाएंगे। तो पहला समझेंगे चिकित्सा सुविधा। इसमें क्या है, चिकित्सा सुविधा यानी कि दवाइयों और मशीनों से क्या होता है, जीवन बचता है, ठीक है। दवाइयाँ और मशीनें जीवन बचाती हैं, तो ये क्या है, चिकित्सा सुविधा है, ठीक है। क्या है ये, चिकित्सा सुविधा है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं यातायात में आप देख सकते हैं ट्रेन, हवाई जहाज़ से यात्रा आसान होती है, ठीक है। ट्रेन, हवाई जहाज़ से यात्रा कैसी होती है, आसान होती है। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं संचार में मोबाइल और इंटरनेट से तुरंत क्या होता है, संपर्क हो जाता है, ठीक है। मोबाइल और इंटरनेट से तुरंत संपर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, विज्ञान वरदान है। इस सारा कुछ आप जो देख रहे हैं ये विज्ञान की ही देन है, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से जो समझ पा रहे हैं जो क्या है, विज्ञान की ही देन है ये, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब विज्ञान अभिशाप क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे आप, जो विज्ञान है वो अभिशाप क्यों बन सकता है, ठीक है। विज्ञान अभिशाप क्यों बन सकता है, तो आपको यहाँ पे हम 3 पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान अभिशाप क्यों है समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हथियार और बम, तो ये क्या है, विज्ञान इस कारण से अभिशाप भी है। ये विनाश कर सकता है, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें वो किससे बनती हैं, विज्ञान के अकॉर्डिंग ही बनती हैं, ठीक है। प्रदूषण, फैक्ट्री और मशीनें पर्यावरण खराब करती हैं। फैक्ट्री और मशीनें क्या करती हैं, पर्यावरण को खराब करती हैं। तकनीक पर निर्भरता यानी लोग आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है। लोग क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब मशीनों पर आ गई हैं। तकनीक पर निर्भरता यानी कि तकनीकें हो गई हैं, तो आजकल लोग आलसी होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, विज्ञान अभिशाप है। ये कारण आप देख सकते हैं सारे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में आप समझ सकते हैं, विज्ञान स्वयं अच्छा बुरा नहीं होता है। विज्ञान स्वयं अच्छा या बुरा नहीं होता है, इसका उपयोग ही तय करता है कि यह वरदान बनेगा या अभिशाप बनेगा। बिल्कुल राइट, विज्ञान स्वयं अच्छा या बुरा नहीं होता है, आप जैसा उपयोग करेंगे वो आपके उसी पर निर्भर रहेगा कि आप इसे वरदान मानते या अभिशाप मानते। ठीक है, आप किस तरीके से विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आएंगे अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों का वर्णन। भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों का विभिन्न क्षेत्रों में क्या योगदान है? भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों का विभिन्न क्षेत्रों में क्या वरदान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भारत के कई महान वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, भारत के कई महान वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक एक करके काफ़ी वैज्ञानिक हैं, तो एक एक करके देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध किया है और रमन प्रभाव की खोज की है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, या सीवी रमन के बारे में लिख सकते हैं। होमी जे भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इन्होंने परमाणु ऊर्जा विकास पर क्या है, नींव रखी। ठीक है, अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़ा योगदान दिया है। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये वैज्ञानिक हैं, और भी देख सकते हैं आप। एक और मैं आपको बता दूं, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस पौधों में संवेदनशीलता पर शोध किया इन्होंने, और वायरलेस संचार के क्षेत्र में भी काम किया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। इन्हें आप एक बार नोट्स तो आपको पढ़ने चाहिए भाई, मेरे हिसाब से आपको नोट्स पढ़ने चाहिए। क्लास को 2-3 बार देख सकते हैं आप, नोट्स भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको फिर से नंबर नोट करा देता हूँ, नोट ज़रूर पढ़ें। 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इसे एक बार ज़रूर नोट करें और स्वयं नोट्स ले लें भैया। व्हाट्सअप मैसेज करके थोड़े से पैसे भी खर्च कर लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आपकी लास्ट साल है। तो विज्ञान वाली जो सब्जेक्ट है वो थोड़ी हार्ड है। ठीक है, इसको समझना आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो निष्कर्ष बता रहा है, भारतीय वैज्ञानिकों ने भौतिक, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दस्तावेजीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके निर्माण में प्रमुख चुनौतियां कौन सी आती है? तो आपको पहले दस्तावेजीकरण होता क्या है इसके बारे में बताना है, फिर इसका जो निर्माण होता है दस्तावेजीकरण में, जो इसमें कौन कौन सी समस्याएं, चुनौतियों का सामना करना होता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे दस्तावेजीकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे दस्तावेजीकरण के बारे में। चलिए दस्तावेजीकरण के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। दस्तावेजीकरण को आपको अच्छे से समझना है, तो दस्तावेजीकरण का अर्थ जानेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, दस्तावेजीकरण का अर्थ क्या है? जानकारी, डेटा, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखकर या रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? दस्तावेजीकरण कहते हैं। जानकारी क्या साथियों? जानकारी, डाटा, घटनाएं व्यवस्थित रूप से लिखना, रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में उपयोग की जा सके। ठीक है, भविष्य में उपयोग की जा सके, सारी जानकारी को आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? दस्तावेजीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे समझेंगे, स्कूल का रिकॉर्ड रजिस्टर, अस्पताल की मरीज फाइल। ठीक है, तो ये भविष्य में कभी भी काम आ सकती हैं। ठीक है, ये दस्तावेजीकरण। अब इसकी जो चुनौतियां हैं, जो
इसमें जो चुनौतियाँ आती हैं इकट्ठा करने में, वो चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। सही जानकारी जुटाना, गलत डेटा होने से रिकॉर्ड बेकार हो जाता है। ठीक है, पहली चुनौतियाँ तो ये है। दूसरी समय और मेहनत, सभी जानकारी सही तरीके से लिखना कठिन होता है। ठीक है, सभी जानकारियों को सही तरीके से लिखना कैसा होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है। दूसरी आपकी हो जाएगी सुरक्षा। इसमें सुरक्षा में क्या लिख सकते हैं आप, दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है वरना खो सकते हैं। ठीक है, पहली चुनौती तो ये आ सकती है अपडेट करना, समय समय पर जानकारी बदलती रहती है तो अपडेट करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप ये चुनौती देख सकते हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। नोट्स अगर आपने लिए होंगे तो आप इन्हें अच्छे से समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूखा आपदा के कारण लिखिए। सूखा आपदा के क्या कारण है वो आपको समझाने। ठीक है, सूखा आपदा क्या होता है पहले वो समझेंगे। सूखा वह स्थिति है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है और पानी की कमी आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। कि सूखा पड़ गया, लंबे समय तक वर्षा नहीं हो रही है, गांव में सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा। या ये सारी चीज़ें वैसे तो नॉर्मल है, आपने सारी चीज़ें समझ रखी हैं, बट आप इन्हें अच्छे से और समझेंगे और अपनी भाषा में ज़्यादा लिखेंगे अच्छे से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सूखा क्या होता है, सूखा वह स्थिति है जिसमें लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है और पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसके मुख्य कारण समझेंगे, कारण कौन कौन से हैं इसके सूखा के। ठीक है, तो पहला कारण है इसकी कम वर्षा इसकी पहला कारण है। मानसून कमज़ोर हो जाए तो सूखा पड़ता है। ठीक है, मानसून कमज़ोर हो जाए तो सूखा पड़ता है। दूसरा वनों की कटाई, पेड़ कम होने से वर्षा चक्र प्रभावित होता है। ठीक है, पेड़ अगर आप काट देंगे तो वर्षा टाइम पर नहीं होगी, तो इससे पेड़ कम होने से क्या होता है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है। ठीक है, वर्षा जो चक्र होता है वो प्रभावित होता है पेड़ ना होने से, तो एक ये भी कारण है वर्षा ना होने का। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे जल का अत्यधिक उपयोग। अगर जल आप फालतू में फैला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगी, भूजल अधिकता निकलने से पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जल फैलाएंगे तो नीचे ज़मीन में से पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कमी लिख सकते हैं, चुनौतियाँ लिख सकते हैं। और नेक्स्ट देखें, आगे चुनौती देखें और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसमें क्या होता है, मौसम के पैटर्न बदलने से बारिश कम होती है। ठीक है, कम हो सकती है। उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी क्षेत्र में कई महीनों तक वर्षा ना हो, फसल सूख जाती है, तो यही क्या कहलाता है, ये क्या आपका सूखा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ये सूखा कहलाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में मान लीजिए आपके गांव में ही कई महीनों तक, कई सालों तक वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पे फसल कैसी हो जाती है, सूख जाती है। लोग पानी के लिए भी तरसते हैं, कि खेती करने के लिए भी तरसते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भाई। नोट्स और पढ़ लें, मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ, नोट्स परचेस जरूर कर लें, क्योंकि आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे, इस एग्जाम पेपर को क्लियर कर जाओगे अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ से क्या तात्पर्य है, समझाइए। बाढ़ से क्या तात्पर्य वो आपको समझाना है। पहले आपको समझना है कि बाढ़ होती क्या है। ठीक है, बाढ़ वह स्थिति है जब बहुत अधिक वर्षा या नदी का जल स्तर क्या होता है, बढ़ने या पानी जमीन पर फैलने लगता है और सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका भी जीवन चल रहा है, आपके आसपास नदी है, यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, अधिक वर्षा हो रही है, आपके घर वगैरह में पानी भर गया, नदी का जल स्तर क्या है, बढ़ने लगता है, ज़मीन फैल जाती है। ठीक है, ज़मीन पर पानी फैल जाता है, चारों तरफ पानी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उससे आपका जो सामान्य जीवन चल रहा है वो प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। आपने देखा होगा कई जगह अभी इस बार में बाढ़ बहुत जगह आई हैं, तो वही क्या है, बाढ़ से अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बाढ़ के आपको कारण लिखने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाढ़ के यहाँ पे कारण आप देखेंगे, लगातार भारी बारिश। ठीक है, पहला कारण है लगातार भारी बारिश। दूसरा कारण देख सकते हैं, नदी का पानी किनारों से बाहर आना। ठीक है, तीसरा बांध टूटना, अगर बांध टूट जाए तब भी बाढ़ आ जाती है। जल निकासी व्यवस्थित खराब होना। ठीक है,
जहाँ से जल निकलता है वो ख़राब हो जाती है, व्यवस्था ख़राब हो जाती है तो भी बाढ़ आ सकती है। तो ये बाढ़ के आने के कारण है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रभाव देखें इसका। फसल और घरों को नुकसान, फसल और घरों को नुकसान, लोगों और पशुओं की ज़मीन का खतरा, बीमारियां फैलना। ठीक है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं बाढ़ आने से। फसल और घरों का नुकसान तो हो ही जाता है, घरों में पानी भर जाता है, कई मकान गिर जाते हैं पानी से, फसल खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। लोगों और पशुओं की जान का खतरा होता है, कई लोग मर जाते हैं बाढ़ आने से, पशुएं भी मर जाते हैं, कहाँ जाए बेचारे, फंस जाते हैं पानी में। ठीक है, तो ये कई सारे प्रभाव हैं इसके। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं बरसात में नदी का पानी गांव में घुस जाना। ठीक है, यही बाढ़ है। ठीक है, क्या है ये, यही बाढ़ है। बरसात में नदी का पानी गांव में घुस जाना, यही क्या है, यही बाढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट विधि से आप क्या समझते हैं। प्रोजेक्ट विधि से आप क्या समझते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में आपको लिखना है, पहले समझना है प्रोजेक्ट विधि होती क्या है। ठीक है, वह शिक्षण तरीका जिसमें छात्र किसी विषय को स्वयं करके यानी स्वयं कार्य करके खोज करके अनुभव से सीखता है। किससे सीखता है, अनुभव से करता है। इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट विधि में, ये एक प्रोजेक्ट विधि का एक शिक्षण तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, सीखने का एक तरीका होता है शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, जिसमें छात्र किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है, उसमें स्वयं कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, स्वयं कार्य करता है, उसमें खोज करता है और अनुभव से सीखता है। ठीक है, जो भी उसमें करता है वो उसके जो अनुभव महसूस होता है उसी से क्या करता है, वो सीखता है। तो वही क्या कहलाती है, आपकी प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, और थोड़ा आसान शब्द में इसे समझेंगे, आसान शब्दों में, करके सीखना प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, करके सीखना प्रोजेक्ट विधि। आप स्वयं करके जो सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, छात्र सक्रिय रहते हैं इसमें क्योंकि स्वयं करता है छात्र। सीखना क्या होता है, रोचक होता है इसमें। ठीक है, और इसकी विशेषताएं देखेंगे, वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है। जल संरक्षण, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, जल संरक्षण पर क्या बनाना, प्रोजेक्ट बनाना। छात्र जानकारी इकट्ठा करे, चार्ट बनाए, मॉडल बनाए। ठीक है, तो इसमें छात्र स्वयं ही कर रहा है और सीखता भी है। ठीक है, तो ये सीखने में कैसी होती है, रोचक विधि होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि ये वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसके लाभ देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि के लाभ क्या हैं, ठीक है, वो आप समझेंगे। रचनात्मकता बढ़ाती है ये। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाती है क्योंकि स्वयं इसमें करके सीखते हैं। विषय गहराई से समझ आती है क्योंकि छात्र इसमें स्वयं एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है वो, क्योंकि स्वयं सारे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला प्रविधि का वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि क्या होती है वो समझेंगे आप पहले। ठीक है, प्रयोगशाला प्रविधि वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्र प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करके सीखता है। आप समझ सकते हैं, प्रयोगशाला है तो प्रयोग ही करेगा छात्र, इसमें लिख सकते हैं आप। प्रयोगशाला प्रविधि वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्र प्रयोगशाला में स्वयं करके क्या करता है, सीखता है। ठीक है, स्वयं करके सीखता है, उसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं। और अच्छे से समझें, इसकी जो मुख्य बात है वो देखें। इसमें क्या होता है, छात्र खुद प्रयोग करता है। ठीक है, छात्र क्या है, खुद प्रयोग करता है, सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, वैज्ञानिक सोच विकसित होती है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य बात है थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझेंगे, फिर इसके लाभ देखेंगे। छात्र खुद अम्ल और क्षार का परीक्षण करे। ठीक है, उदाहरण लाभ में देखें, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है इससे, याद लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और सीमाएं इसके उपकरणों की ज़रूरत होती है, समय अधिक लगता है इसमें। भाई समय तो अधिक लगेगा ही, स्वयं करेंगे छात्र तो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विज्ञान में किसी एक विषय वस्तु की शिक्षण योजना, इकाई योजना, प्रारूप बनाइए। विज्ञान में किसी एक विषय वस्तु की शिक्षण योजना, इकाई योजना, प्रारूप में बनाइए। ठीक है,
तो इकाई योजना जैसे हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इकाई योजना उदाहरण सहित यानी कि जल चक्र, ठीक है, जल चक्र। तो कैसे बनानी हमको योजना, इकाई योजना समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। कक्षा 6 विषय में आप विज्ञान लिख सकते हैं, इकाई योजना में जल चक्र लिख सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य में आप यहाँ पे समझेंगे छात्र जल के चरण समझे, छात्र जल के चक्र के चरण समझे, ठीक है। जल चक्र के क्या समझे, चरण समझे। और आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा पहचाने, ठीक है। और इसमें 5वें में लिख सकते हैं आप शिक्षण सामग्री में आप चार्ट लिख सकते हैं, चित्र लिख सकते हैं और वीडियो लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपकी शिक्षण सामग्री हो जाएगी। और शिक्षण विधि में आप यहाँ पे शिक्षण विधि में आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, चित्र प्रदर्शन और चर्चा, ठीक है। आप ये चीज़ें शिक्षण विधि में उपयोग कर सकते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप प्रारंभ प्रश्न पूछना, बारिश कैसे होती है, ठीक है। मध्य में आप पूछ सकते हैं चित्र समझना, चित्र को समझाना, ठीक है, चित्र द्वारा समझना। और आप अंत में आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी प्रारंभ में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि बारिश कैसे होती है, उसके बाद आप चित्र समझना यानी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मध्य में अंत में आप पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। अब आप बात करें मूल्यांकन में आप लिख सकते हैं मौखिक प्रश्न, ठीक है। आप मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं और छोटा टेस्ट ले सकते हैं एक, ठीक है। और गृह कार्य की बात करें तो गृह कार्य में आप जल चक्र का चित्र बनाइए, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। गृह कार्य में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रचनात्मकता आकलन क्या है। रचनात्मक आकलन क्या है, इसकी विशेषताएं आपको समझानी। पहले समझेंगे कि रचनात्मक आकलन होता क्या है, ठीक है, पहले वो समझते हैं। ये वह मूल्यांकन है जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, मूल्यांकन होता है जो पढ़ाई के दौरान किया जाता है ताकि छात्र की प्रगति का पता चल सके और उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। आप छात्र का मूल्यांकन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि छात्र कितने पानी में उसे क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या गलतियां कर रहा है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझे और आसान तरीके से समझे, आसान शब्दों में तो आप देख सकते हैं सीखते समय की जांच, यानी छात्र क्या सीख रहा है तो वो क्या है, रचनात्मकता आकलन है, ठीक है। सीखते समय जांच करना रचनात्मकता आकलन है। यहाँ पे विशेषताएं समझेंगे, रचनात्मक आकलन की विशेषताएं आप देखेंगे। नियमित होता है यानी लगातार जाँच, ये क्या होता है, नियमित होता है तो इसमें क्या है, लगातार जाँच होती है। सुधार पर जोर दिया जाता है, छात्र की कमजोरी पहचानता है और डर रहित होता है। ये डर रहित होता है, परीक्षा जैसा दबाव नहीं होता है इसमें, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं आप, शिक्षक हर अध्याय के बाद छोटा क्विज ले, ठीक है। शिक्षक हर अध्याय के बाद, जैसे शिक्षक ने अध्याय पढ़ा दिया तो उसके बाद छोटा क्विज जरूर ले छात्रों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फसल चक्र क्या है, इसके सिद्धांतों को समझाइए कि फसल चक्र होता क्या है, ये आपको इसके सिद्धांतों को समझाना है, ठीक है। तो फसल चक्र, ये क्रॉप साइकिल क्या है, ठीक है, फसल चक्र क्या है, तो यहाँ पे समझेंगे फसल चक्र होता क्या है। फसल चक्र का अर्थ समझेंगे सबसे पहले कि फसल चक्र का अर्थ क्या होता है। एक ही खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी हर बार एक ही फसल ना लगाकर बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। आपके पास एक खेत है मान लीजिए, यानी कि आप सभी किसान हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता ही है आपके जो खेत हैं उसमें आप कई तरह की फसल करते हैं, कभी गेहूँ, कभी सरसों, कभी आलू, तो कभी धान, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, कभी बाजरा, बदल बदल कर करते हैं ना एक ही खेत में। तो यही क्या है, यही आपका फसल चक्र है, ठीक है। थोड़ा और आसान शब्दों में यहाँ पे समझेंगे, एक खेत अलग मौसम अलग फसल, अलग फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। एक खेत है आपके पास, ठीक है, एक खेत आपके पास अलग मौसम है अलग फसल है, ठीक है, और यही क्या है आपका फसल चक्र, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम, मिट्टी
उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी उर्वरता बनाए रखना, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। जैसे अलग फसलें अलग पोषक तत्व लेती है, ठीक है, अलग फसल करेंगे तो अलग पोषक तत्व लेगी, इसलिए मिट्टी कमज़ोर नहीं होती है, ठीक है, इसलिए मिट्टी कैसी होती है, कमज़ोर नहीं होती है। गेहूं के बाद दाल उगाना, ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं गेहूं के बाद दाल उगाना, ठीक है। अलग अलग फसल करेंगे तो मिट्टी क्या होगी, बेकार नहीं होगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर फसल को अलग अलग तत्वों की ज़रूरत होती है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। कीट और रोग की कमी, ठीक है, कीट और रोग की कमी करना, ठीक है, कीट और रोग का कम करना, कीट और रोग कम करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, बार बार एक ही फसल लगाने से कीट बढ़ते हैं, फसल बदलने से वे कम हो जाते हैं, ठीक है। बार बार आप एक ही फसल का उपयोग करते हैं एक खेत में तो उसमें क्या है, कीट बढ़ जाएंगे, आपकी खेती की जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी, आप आगे अच्छे से फसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बदल बदल के फसल करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है खेत की वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। पोषक तत्व संतुलन, ठीक है, पोषक तत्व संतुलन, इसमें कुछ फसलें जैसे दालें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ती है, ठीक है। अधिक उत्पादन यानी सही फसल क्रम से उपज बढ़ती है, ठीक है, सही फसल क्रम से उपज बढ़ती है। इसमें क्या अधिक उत्पादन होगा, अगर आप फसलें सही टाइम से बदल बदल के करते हैं तो इसमें क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं धान गेहूँ चना, ठीक है, ये क्या है, फसल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणों एवं मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। गुणों और मौसम के आधार पर आपको फसलों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। गुण के आधार पर और मौसम के आधार पर आपको फसलों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। फसलों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, गुण यानी उपयोग के आधार पर, ठीक है, गुण के आधार पर, जैसे प्रकार, अर्थ और उदाहरण, ठीक है। जैसे खाद्य फसल की बात करें तो खाने के लिए आप गेहूँ चावल, और नकदी फसल की बात करें बेचने के लिए तो कपास और गन्ना, और दलहनी फसल यानी प्रोटीन वाली फसल की बात करें तो दाल चना, ठीक है, दाल चना, ये सारा ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और देख सकते हैं तिलहनी फसल या तेल निकालने वाली फसल सरसों मूंगफली, ठीक है। मौसम के आधार पर अभी हमने गुण के आधार पर की थी, अभी अब आप मौसम के आधार पर देखेंगे, ठीक है। प्रकार, समय और उदाहरण, ठीक है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है धान मक्का, ठीक है, और रबी की फसल सर्दी ऋतु में होती है गेहूँ। जो भी सर्द के यानी कि सर्दी के मौसम में फसल होती है वो सारी रबी की फसल होती है, और जो वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा के समय जो भी फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में आप देख सकते हैं कौन कौन सी फसल होती है, धान मक्का वगैरह, और भी कई सारी फसल है। सर्दी ऋतु में गेहूँ सरसों आलू, ये सारी क्या है, ये रबी की फसल है, ठीक है। और जायज़ फसलें जो गर्मी के मौसम में होती हैं, ठीक है, जायज़ फसलें गर्मी के मौसम, तरबूज खीरा ककड़ी ये वगैरह सारी चीज़ें जायज़ फसलों में आती हैं, ठीक है। याद रखने की ट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुण में देख सकते हैं उपयोग के अनुसार, और मौसम में आप उगने के समय के अनुसार, ठीक है। तो आपने अभी तक बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, और क्लास को लाइक करो, ठीक है। लाइक नहीं किया आपने अभी तक, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस नहीं किया है, नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आप नोट्स पढ़ते तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो आप नोट्स परचेस कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में, ठीक है। आप नोट्स परचेस कर लो। MPTLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें, ठीक है।
नोट्स में क्या है, आपको इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि जो नोट्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये पहले भी आ चुके हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं, पहली बार विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो क्लास के साथ साथ नोट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको क्या करना है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्लास को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आगे अब आपकी नेक्स्ट क्लास लाएंगे 911 पेपर की, आपकी तीसरी क्लास लेके आएंगे। ये आपकी दूसरी क्लास कंप्लीट करा दी हमने, ठीक है। ये आपकी दूसरी क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपकी तीसरी क्लास आएगी 911 पेपर की, ठीक है। जुड़े रहें, देखते रहें, सभी जगह शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।